Hello friend, I am Dr. Dushyant Patel welcoming you all to our YouTube channel Prayas PharmChem Learning Center. Today we will go through one topic from Unit 1 of Pharmaceutical Organic Chemistry 2 for BPharm Semester 3. Unit 1 is benzene and its derivative, and today's topic is analytical, synthetic and other evidences in the derivation of structure of benzene. तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को कैसे डेरिव किया गया है और उसके एविडेंसेस क्या हैं। तो मेनली 3 एविडेंसेस हम देखेंगे। पहला एनालिटिकल एविडेंसेस, देन सिंथेटिक और केमिकल एविडेंसेस एंड थर्ड अदर एविडेंसेस. So the first evidence is analytical evidence. In 1825, Michael Faraday isolated a pure compound having boiling point of 80 degree. Elemental analysis showed a small carbon to hydrogen ratio 1:1. So the corresponding empirical formula was CH. Next, one scientist is there named Ilhard Michlis who synthesized the same compound in 1834 by heating the benzoic acid. That benzoic acid was obtained from gum benzoin in presence of lime. So like Faraday, this scientist also found that empirical formula was CH. He also used vapor density measurement and determined the molecular weight of benzene is 78. So from the empirical formula and molecular weight, the molecular formula of benzene was derived and it is C6H6. वो कैसे आया? तो अभी हमारे पास empirical formula है CH. तो CH का हम 1 यूनिट का हम molecular weight फाइंड आउट करते, तो वो 12 + 1 तो हो गया 13. अभी टोटल बेंजीन मॉलिक्यूल का हमको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया है वेपर डेंसिटी मेजरमेंट से और वो है 78. तो 78 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6. अभी 6 क्या इंडिकेट करता है कि बेंजीन में जो CH यूनिट है वो 6 यूनिट हो गए, तो वो हो गया C6H6. तो किसी भी चीज का केमिस्ट्री में हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है. तो मॉलिक्यूलर वेट और एलिमेंटल एनालिसिस से हमें उसका बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया और वो हो गया C6H6. नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन विथ 6 कार्बन containing saturated hydrocarbon N-hexane. N-hexane का molecular formula क्या होगा? N-hexane saturated है तो CnH2n + 2. तो N = 6 लगाएंगे, हेक्सेन है इसलिए, तो C6H14 हो गया. तो अभी हम ये कंपेयर करेंगे C6H14 और C6H6 तो हमें पता चलेगा कि बेंजीन में 8 हाइड्रोजन कम है. तो उससे क्या पता चलता है कि बेंजीन शुड बी हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो उसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए बेंजीन के स्ट्रक्चर में. तो ये एनालिटिकल एविडेंस हो गया. तो एनालिटिकल एविडेंस से क्या कंक्लूड हुआ? सो द कंक्लूजन वाज 6 कार्बन इन बेंजीन वेर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सो टू फॉर्म द ओपन चेन और अ क्लोज रिंग स्ट्रक्चर एज प्रपोज्ड बाय केक्यूल. तो एनालिटिकल एविडेंस से हमें पता चल गया कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और वो ओपन चेन स्ट्रक्चर या क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में अटैच हुए हैं. सो फ्रॉम दैट
5 structures were proposed having फॉर्मूला C6H6। तो पहले जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला केक्यूल्स फॉर्मूला है जिसमें बेंजीन को साइक्लिक रिंग बताया है और 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड और हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन। सेकंड फॉर्मूला है जिसमें 2 डबल बॉन्ड दिखाए हैं यहाँ पे और ये दोनों कार्बन को एक बॉन्ड से जॉइंट किया है, वो सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूला में 5 मेंबर रिंग दिखाई है, ये 5 मेंबर रिंग है और वो 5 मेंबर रिंग को एक CH2 के साथ अटैच किया हुआ है। ये 3 रिंग स्ट्रक्चर हो गए। उसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर है, फोर्थ स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो उसको हम कैसे याद रखेंगे, तो 6 कार्बन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते स्ट्रेट चेन। उसके बाद में ये फर्स्ट बॉन्ड को छोड़ के दूसरे बॉन्ड पे 2 ट्रिपल बॉन्ड लगा देते, एक छोड़ के फिर से ट्रिपल बॉन्ड लगा देते। तो ये हो गया स्ट्रेट चेन। अभी उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते तो कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 1 1 1 इतने हो जाएंगे। यहाँ पे 3 और 4 कंप्लीट है, 3 और 4 ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। यहाँ पे ऐड कर लेंगे 3, तो टोटल 6 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है। अभी सेकंड स्ट्रक्चर हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो सेकंड स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे कि यहाँ इसको कैसे याद रखेंगे कि यहाँ का जो बॉन्ड है उसको हम एक बॉन्ड यहाँ दे देंगे, एक बॉन्ड यहाँ दे देंगे। सेम वे एक बॉन्ड यहाँ दे देंगे और एक बॉन्ड यहाँ दे देंगे। तो फिर से 6 कार्बन की चेन ड्रॉ कर लेते हैं और पहले यहाँ पे सिंगल था और यहाँ से एक बॉन्ड आ गया तो 2 डबल बॉन्ड हो गए। यहाँ से एक चला गया और एक या नीचे से चला गया तो एक ही बॉन्ड बचा। यहाँ पे ऊपर से एक और ये आया, यहाँ पे सिंगल हो गया और यहाँ पे डबल हो गया। अभी हाइड्रोजन सेट कर देना है। तो ये कार्बन के पास 2 है तो और 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे 3 तो एक और हाइड्रोजन, 4 हो गया है, 4 हो गया है, 3 तो एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, 3 3 6 और कार्बन 6। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए। तो ये 5 स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट सिंथेटिक और उसको केमिकल एविडेंस भी बोलते हैं। फर्स्ट एविडेंस इज इफ बेंजीन हैज ओपन चेन स्ट्रक्चर विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड देन इट शुड बिहेव लाइक अल्केन और अल्काइन इन केमिकल रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि अगर बेंजीन ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चर नंबर 4 और 5 में हमने देखा, 4 और 5 में हमने देखा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो अगर बेंजीन ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो वो अल्कीन और अल्काइन जैसी केमिकल रिएक्शन देना चाहिए। तो अल्कीन और अल्काइन की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो जो टिपिकल अल्केन रहते हैं, जैसे कि ये टिपिकल अल्केन है, तो उसकी अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं डार्क कंडीशन में तो उसमें एडिशन हो जाता है और यहाँ पे 2 ब्रोमीन ऐड हो जाते हैं और डाइब्रोमो कंपाउंड बनता है। सिमिलरली अगर हम अल्कीन की KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाएंगे और वो बना लेगा डायोल कंपाउंड बनाएगा। सिमिलरली अगर अल्कीन को हम हेलो एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हेलो एसिड ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हेलोजन ऐड होगा, यहाँ पे प्रोटॉन ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, तो वो एडिशन हो गया। तो टिपिकल रिएक्शन अल्केन की होती है एडिशन रिएक्शन। तो हम अगर बेंजीन की रिएक्शन करते हैं
अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ, वो भी डार्क कंडीशन में, तो कोई रिएक्शन होती नहीं है। वैसे ही KMnO4 की रिएक्शन करेंगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होती है। हेलो एसिड की रिएक्शन करते हैं तो भी कुछ नहीं होता है। तो इससे क्या एविडेंट होता है कि जो स्ट्रक्चर नंबर 5 है जिसमें डबल बॉन्ड थे ये ओपन चेन में, तो ये स्ट्रक्चर नंबर 5 रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर 5 होता बेंजीन का तो वो इस तरीके से एडिशन रिएक्शन देता, पर ये रिएक्शन होती नहीं है। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर नंबर 5 रिजेक्ट हो गया। अभी हम सेकंड एविडेंस देखेंगे केमिकल। तो उसमें क्या है, बेंजीन yields ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। तो जब भी बेंजीन का ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे तो वो मोनोब्रोमो बेंजीन देगा। नाइट्रेशन करेंगे तो मोनो नाइट्रोबेंजीन देगा। वैसे सल्फोनेशन में मोनो प्रोडक्ट मिलेगी, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में भी मोनो प्रोडक्ट मिलेगी। मोनो प्रोडक्ट मतलब सिंपल वन सब्स्टिट्यूशन ही होगा। तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि ऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन आर केमिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि अगर बेंजीन है हमारा, ये हमारा बेंजीन है, तो उसमें जो प्रोटॉन रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे यहाँ पे, सॉरी, ये हाइड्रोजन जो है उसको ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इसमें से अगर कोई भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, कोई भी हाइड्रोजन होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, या फिर ये होता है, कोई भी होता है, तो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलती है। इसका मतलब ये है कि सारे हाइड्रोजन केमिकली सेम है, कोई भी हाइड्रोजन पे रिएक्शन हो सकती है। तो इस एविडेंस से क्या पता चलेगा कि बाकी के 3 स्ट्रक्चर है जहाँ पे केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं है, केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि ये वाला प्रोटॉन हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो जब ये स्ट्रक्चर की रिएक्शन होती, अगर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पे सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलता, यहाँ पे ब्रोमिनेशन आइदर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो वो अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। वैसे ही इस वाले केस में भी ये कार्बन सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, तो वो इक्विवेलेंट नहीं है केमिकली। यहाँ पे भी सेम आप देख सकते हो, ये सारे केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये 3 स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 5, वो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि बेंजीन yields ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, तो स्ट्रक्चर रिजेक्ट हो गए 5, 2 और 3। अभी नेक्स्ट एविडेंट देखते, ये केमिकल एविडेंट नंबर 3। जब ब्रोमिनेशन करते हैं बेंजीन का तो 3 आइसोमेरिक डाइब्रोमो डेरिवेटिव मिलते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन गिव 3 and only 3 isomeric dibromobenzenes. These facts further limit the choice of structures. तो ये उसका ब्रोमिनेशन किया है तो ये एक प्रोडक्ट सेम और ये थर्ड। ओके, तो ये हो गया 1, 2। ये फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो है और सेकंड, तो उसको 1, 2 प्रोडक्ट, ये 1, 3 प्रोडक्ट हो गया और ये 1 and 4 प्रोडक्ट हो गया। ओके, तो उससे क्या पता चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर नंबर 4 है वो उसका हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो 3 and only 3 आइसोमेरिक ब्रोमो डेरिवेटिव नहीं मिलेंगे, तो उससे स्ट्रक्चर नंबर 4 भी रिजेक्ट हो गया। तो
एग्जैक्टली क्या हुआ, हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 all 4 are rejected, only we have structure number 1. अभी केमिकल एविडेंट में हम फोर्थ एविडेंस देखेंगे, जिसमें क्या है कि अंडर ड्रास्टिक रिएक्शन कंडीशन बेंजीन अंडरगो सम एडिशन रिएक्शन। तो ड्रास्टिक कंडीशन जब रिएक्शन हम करते हैं तो उसमें बेंजीन सम एडिशन रिएक्शन होती है, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती है पर ड्रास्टिक रिएक्शन कंडीशन पे होती है। तो वो कैसी रिएक्शन होगी वो हम देखते हैं। तो अगर बेंजीन की हाइड्रोजन के साथ कैटालिस्ट और हाई प्रेशर में रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन का रिडक्शन होके साइक्लोहेक्सेन बनता है। तो वो ये बेंजीन है और ये उसमें से हमने रिडक्स करके साइक्लोहेक्सेन बनाया। तो अभी इससे क्या पता चलता है कि मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वेर यूटिलाइज्ड। तो एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए, मीन्स 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज होते हैं। उसका मतलब ये है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर 3 डबल बॉन्ड होंगे। ओके, सेम जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं अंडर सनलाइट तो वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। तो वो बेंजीन की हमने यहाँ रिएक्शन की क्लोरीन के साथ, तो वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाएगा। क्लोरो 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 और सारी जगह पे यहाँ H रहेगा। ये हो गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। उसका मतलब क्या है कि जब बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है तो टोटल 3 क्लोरो मॉलिक्यूल उसमें यूटिलाइज कर लिए हैं। सेम जब बेंजीन की ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनाएगा। तो वो ओजोन भी एडिशन रिएक्शन करता है अल्किन के ऊपर, अल्किन रहता है उसके ऊपर ओजोन की एडिशन रिएक्शन होती है। तो अगर बेंजीन ऐसा बेंजीन है और उसकी ओजोन के साथ रिएक्शन होती है तो ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है यहाँ पे ओजोन 3 ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे और वो हो गया ट्राइओजोनाइड। तो इससे क्या पता चलता है कि 1 2 3 ओजोन मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, मतलब 3 डबल बॉन्ड हो गए। तो ऑल दिस रिएक्शन इंडिकेट बेंजीन कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड। तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हो गए। तो ऐसा जो एक ही स्ट्रक्चर बचा था केक्यूल स्ट्रक्चर नंबर 1 जहाँ पे बेंजीन साइक्लिक भी है और उसके पास 3 डबल बॉन्ड भी है। So only one formula which received general support from all this evidence। तो जो 4 केमिकल एविडेंस हमने देखे वो 4 एविडेंट सजेस्ट करते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो कैलकुल ने प्रपोज किया वो है। अभी नेक्स्ट क्या होगा कि ये कैलकुल ने जो सजेस्ट किया उसके ऑब्जेक्शन आए। ऑब्जेक्शन में क्या आया, पहला ऑब्जेक्शन लैंडनबर्ग ने दिया कि कैलकुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑन ग्राउंड दैट इट शुड yield for di-substituted derivative if bromobenzene is reacted with bromine in presence of FeBr3। तो लैंडनबर्ग ने क्या बताया कि जब हम FeBr3 के प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन का ब्रोमिनेशन करते हैं तो वो 3 नहीं
4 प्रोडक्ट बनाते हैं। 4 कैसे बनाते हैं? तो वो लेडनबर्ग ने दिखाया कि ये फर्स्ट 1-2 प्रोडक्ट, सेकंड 1-3 एंड थर्ड इज 1-4। पर जो 1-2 प्रोडक्ट है उसका एक दूसरा भी आइसोमर बनता है जिसमें ये ब्रोमो कंटेनिंग कार्बन के साथ एक प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड रहेगा और एक प्रोडक्ट में सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ये 2 आइसोमर भी उसमें फॉर्म हो गए, तो वो 2 प्रोडक्ट बनेगी, तो टोटल 4 डेरिवेटिव बनने चाहिए। तो उसने कैलकुल को क्या बताया कि FeBr3 के पेजेंस में अगर ब्रोमिनेशन करते हैं ब्रोमोबेंजीन का तो 3 नहीं 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स मिलेंगे। तो आपने जो स्ट्रक्चर बताया है वो गलत है। तो कैलकुल ने कैसे ओवरकम किया? कैलकुल ओवरकम दिस बाय सजेस्टिंग दैट द डबल बॉन्ड were not static but in a state of rapid oscillation between two form। कैलकुल ने बताया कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो रैपिड ओसिलेशन करते हैं, वो स्टेटिक नहीं रहते हैं, वो रैपिड ओसिलेशन करते हैं। तो उसकी वजह से 3 ही आइसोमर बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। ड्यू टू दिस ओसिलेशन ऑफ द डबल बॉन्ड द 2 ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव कुड नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। ये दोनों सेम ही रहेंगे। तो वो फर्स्ट ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया। अभी सेकंड ऑब्जेक्शन ऐसा आया कि वाई बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रादर देन एडिशन इवन आफ्टर 3 डबल बॉन्ड। ये ऑब्जेक्शन सही है। ये ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमने बताया कि बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड है, तो अगर 3 डबल बॉन्ड है तो वो अल्किन के जैसे एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं करता है? तो वो ऑब्जेक्शन का कैलकुल के पास कोई आंसर नहीं था। बट आफ्टर सम टाइम देयर वाज अ रेजोनेंस थियरी प्रपोज्ड। So the overcome objection raised by Kekul structure, the resonance theory has been suggested। And resonance theory क्या सजेस्ट करता है कि बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो A वाला भी नहीं है और B वाला भी नहीं है, जिसमें स्ट्रक्चर हम ऐसे ऐसे चेंजेस करते हैं डबल बॉन्ड से। ओके, though the actual structure lies between the structure A and structure B by interconvertible by electron shift as represented by resonance hybrid। तो जो actual structure रहेगा वो A भी नहीं रहेगा और A भी नहीं रहेगा, but in between these two इस टाइप के रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहेंगे जहाँ पे ये डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं। तो उसके ऐसे डॉटेड सर्कल से दिखा सकते हैं या ऐसे फुल लाइन सर्कल से। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। आफ्टर सम टाइम्स एक्सरे स्टडीज वेर कैरिड आउट एंड दिस एक्सरे स्टडीज सपोर्ट दिस रेजोनेंस हाइब्रिड। तो वो कैसे सपोर्ट किया एक्सरे स्टडीज ने? तो वहाँ पे कार्बन, जब बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो रहते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है बेंजीन का, वो सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है, सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो इक्विवेलेंट है। अभी वो कैसे हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो सेम नहीं हो सकती है। पर वो सेम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस होता है और ये पूरा घूमता रहता है यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो उसकी वजह से ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों के बीच का कोई स्ट्रक्चर रहता है। तो जब हम एक्सरे से फाइंड आउट करते हैं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो रहता है उसकी बॉन्ड लेंथ रहती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो रहता है उसकी बॉन्ड लेंथ रहती है 1.31 एंगस्ट्रॉम।
अब जब बेंजीन की बॉन्ड लेंथ, बेंजीन में जो कार्बन कार्बन है उसकी बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट की, तो वो इन दोनों के बीच की मिली 1.39 एंगस्ट्रॉम। उसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पूरा रेजोनेंस हो रहा है। तो जो डबल बॉन्ड बेंजीन में है दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अल्केन्स, वो अल्केन्स में जो डबल बॉन्ड है इससे डिफरेंट है। वो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से ये डबल बॉन्ड है वो बेंजीन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो बेंजीन हैज हाई स्टेबिलिटी, दिस पाई बॉन्ड्स आर रेजिस्टेंस ऑफ ब्रेकिंग, ये जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। सो यहाँ पे एडिशन नहीं होता है क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो वो सेकंड ऑब्जेक्शन भी इस तरीके से रूल आउट किया गया। एंड फाइनल जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से प्रपोज किया गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या है, तो पहले हम बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी देखेंगे। There is a 6 electron in the carbon, so the configuration is 1s2 2s2 2p2. So this is normal state configuration. In excited state, one electron from this 2s orbital jump to 2p orbital. So this is excited state carbon electronic structure. So in benzene we all know that all this carbon has sp2 hybridization. Okay, so one s orbital and 2p orbital hybridize to form sp2 hybridized orbital, and one unhybridized p orbital is there where one electron is there. Okay, so this sp2 hybridized orbital showed trigonal planar structure. अब ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गई उसका स्ट्रक्चर ऐसे ट्राइगोनल प्लानर रहेगा। ये 3 ऑर्बिटल है, रेड कलर में दिखाई है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रहती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस sp2 हाइब्रिडाइज। तो ऐसे उसका प्लेन जो रहेगा उसके परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल रहेगी। ओके, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हम आगे देखेंगे। तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने सिंगल कार्बन के लिए देखा, तो बेंजीन में 6 कार्बन रहते हैं, तो हम ये पहले एक कार्बन के लिए देखते हैं। ये कार्बन के लिए देखते हैं, ये कार्बन के लिए, तो ये एक उसका एक ऑर्बिटल sp2 सेकंड एंड थर्ड, ये 3 sp2 ऑर्बिटल हो गए, जिसके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि उसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अभी सेकंड जो कार्बन रहता है उसकी एक sp2 ऑर्बिटल जो रहती है वो ऐसे इंटरेक्ट करेगी, तो ये इंटरेक्शन से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। वैसे दूसरी sp2 ऑर्बिटल और यहाँ पे तीसरी ऑर्बिटल, वैसे ही सारे कार्बन अपने sp2 ऑर्बिटल से दूसरे 2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं।
ओके, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे होते हैं। अभी ये जो थर्ड sp2 ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा। हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल रहती है तो उसके साथ ओवरलैप होके यहाँ पे एक CH सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, C और H, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है यहाँ पे। एक sp2 ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल के ओवरलैप से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सेम यहाँ पे। तो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। तो टोटल 6 CC सिग्मा बॉन्ड और CH सिग्मा बॉन्ड, 6 बॉन्ड हो गए। ओके, तो ये जो हमने ड्रॉ किया है उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इन बेंजीन। तो ये फिगर हमें ड्रॉ करना रहता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इन बेंजीन। तो ये सिंपल सिग्मा बॉन्ड का होगा जो sp2 ऑर्बिटल से बनता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जो 3 ऑर्बिटल मिलती है 1 2 एंड 3, तो उससे ये बनता है। अभी ये अनहाइब्रिडाइज मतलब जिसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, तो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल बाकी है, तो वो क्या करेगी, वो sp2 के प्लेन से परपेंडिकुलर रहती है। तो यहाँ पे वो परपेंडिकुलर रहेगी, तो वो हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे जैसे ये सिग्मा बॉन्ड हमारा फॉर्म हो गया है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर हमारी p ऑर्बिटल आ गई अनहाइब्रिडाइज। तो सारे कार्बन पे एक एक p ऑर्बिटल रहेगी अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, और सारी अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। वे p ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत करीब रहती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करेंगे, और इंट्रैक्शन होने से अगर ये दो इंट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड क्रिएट होगा। ये दो इंट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड क्रिएट होगा और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड क्रिएट होगा। सेम वे में अगर इंट्रैक्शन ये दोनों करते हैं तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड क्रिएट होगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से 3 पाई बॉन्ड क्रिएट हो गए। अभी हमने देखा है कि ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो ये डीलोकलाइज नहीं, ये लोकलाइज नहीं रहते, ये डीलोकलाइज होते रहते हैं, मतलब ये घूमते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पूरा एक सर्कल जैसा मूवमेंट उसका होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे उसके डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बेंजीन के ऊपर एक पाई क्लाउड क्रिएट होगा, उसको पाई क्लाउड बोलते हैं, पाई क्लाउड क्रिएट होगा। तो ये जो पाई क्लाउड क्रिएट होता है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये उसका फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर हो गया। So this delocalization cause all 6 carbon bonds length same 1.39 angstrom, and this value lies between CC single bond and CC double bond. Thus benzene is represented as hexagon with a circle, where circle represent delocalization of pi electron. सो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। ओके, तो उसको समराइज हम कैसे करेंगे, समराइज करने के लिए हम सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख देते हैं। पहले हमने 3 एविडेंस देखे। पहला एविडेंस था हमारा एनालिटिकल एविडेंस। तो एनालिटिकल एविडेंस में हमने 2 एविडेंस देखे। फर्स्ट एलिमेंटल एनालिसिस,
तो एलिमेंटल एनालिसिस में हमें उसका एलिमेंटल फॉर्मूला पता चला। और दूसरा वेपर डेंसिटी मेजरमेंट, तो वेपर डेंसिटी मेजरमेंट से उसका हमें मॉलिक्यूलर वेट पता चला जो 78 है। तो ये दोनों से हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चला। तो ये एनालिटिकल एविडेंस हो गया। दूसरा है केमिकल एविडेंस या सिंथेटिक एविडेंस। तो केमिकल या सिंथेटिक एविडेंस में पहला क्या है कि वो केमिकल में हम देखेंगे कि वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, जस्ट लाइक अल्केन, अल्केन के जैसे एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। सेकंड एविडेंस हो गया है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। तो उसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे सारे हाइड्रोजन जो रहते हैं वो सेम है। थर्ड हमने देखा कि 3 एंड ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। ओके। फोर्थ एविडेंस हमने देखा कि 3 डबल बॉन्ड है उसमें, तो उसकी हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखी, उसकी क्लोरीन के साथ देखी और उसकी ओजोन के साथ देखी। उससे पता चला कि उसमें 3 डबल बॉन्ड है। और उसके बाद ऑब्जेक्शन 1 देखा जो लैंडबर्ग ने दिया था कि 3 नहीं, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो कैलकुलेट ने रिजेक्ट कर लिया, ओवरकम कर लिया। और दूसरा ऑब्जेक्शन था कि सब्स्टिट्यूशन होता है रादर देन एडिशन, तो वो ओवरकम कर लिया। और लास्ट में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी देखी। तो ये हमारा पूरा हो गया फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1। ओके, थैंक यू।